नमस्कार दोस्तों, रोमा की आवाज़ में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी का नाम है सच्चा सुख। घर के बाहर जैसे ही ऑटो रुकता है तो शालिनी ने खिड़की से बाहर झांक कर देखा। उसने देखा कि उसके ससुर और सास दयाशंकर जी और कमला जी थे, जो ऑटो से बाहर निकलकर अपने बेटे का इंतजार कर रहे थे कि घर से निकलकर कोई तो उन्हें लेने आएगा। तो शालिनी का पति रजनीश बोलता है, कौन आया है शालिनी? तो अपने पति को बड़े ही तुनक कर जवाब देती है, और कौन होगा, तुम्हारे माँ पिताजी हैं। जब देखो मुंह उठाकर यहाँ चले आते हैं। अरे बुढ़ापा है, एक जगह आराम से बैठें। लेकिन नहीं, इन्हें तो हमारा जीना हराम करना है। तो लीजिए, आ गए हराम करने, अब झेलो इनको। और बस बाहर वाला दरवाज़ा खोलकर अपने काम में लग जाती है। इधर रजनीश ने भी यह जान लिया कि उसके माता पिता आए हैं, लेकिन वह उठकर उन्हें बाहर लेने नहीं गया, जबकि आज उसकी ऑफिस की छुट्टी थी। वह आराम से टीवी चलाकर मूवी देखने में मशगूल रहा। कुछ देर बाद दयाशंकर जी और कमला जी बाहर इंतजार करते रहे, क्योंकि दरवाज़ा बहू को खोलते उन्होंने देख लिया था। पर ऑटो वाले को तो वापस भी जाना था। उसने दयाशंकर जी को टोका, तो फिर दयाशंकर जी ने ऑटो वाले से कहकर अपना सामान घर के दरवाजे पर रखवाया, क्योंकि उन्हें भी पता था कि आज उनके बेटे रजनीश की छुट्टी है। लेकिन वह उनको लेने ऑटो तक नहीं आया, क्योंकि सामान इतना भारी था और भारी होने के कारण वे उसे उठा नहीं सकते थे। उन्होंने ऑटो वाले को पैसे दिए और घर में प्रवेश किया। दयाशंकर जी और कमला जी ने अपने बेटे बहू की तरफ देखा, लेकिन दोनों ने ही उनकी तरफ देखने की जहमत भी नहीं उठाई। अपने बेटे बहू की ऐसी बेरुखी देखकर दोनों लोगों का मन रोने को हुआ। दयाशंकर जी ने और कमला जी ने सोचा था कि जब वह अपने बेटे बहू से मिलने जाएंगे तो वे लोग उनको देखकर खुश हो जाएंगे, जबकि वे लोग अपने बेटे बहू के पास अपने बेटी की शादी के बाद सिर्फ दूसरी बार ही आए हैं। पहली बार जब रजनीश की शादी के सिर्फ 1 साल बाद वे यहाँ आए थे, तब तो रजनीश और उसकी पत्नी ने ऐसा व्यवहार नहीं किया था, लेकिन आज उनका व्यवहार एकदम से बदल गया था। तभी कमला जी हंसकर शालिनी से बोलती हैं, बेटा आज तुम घर की सफाई कर रही हो, क्या बेटा शांति काम करने नहीं आई है? तभी शालिनी मुंह बनाते हुए बोलती है, हाँ माँ जी, आज शांति काम करने नहीं आई है। पर आप लोग एकदम यहाँ बिना बताए कैसे आ गए? आप लोगों को तो इतनी तमीज होनी ही चाहिए कि किसी के यहाँ ऐसे बिना बताए नहीं जाते हैं। अरे बेटा, ये तो हमारा भी घर है और तुम लोग तो हमारे बड़े बेटा बहू हो, कमला जी बोलती हैं। फिर भी माँ जी, ऐसे बिना बताए किसी के यहाँ नहीं जाना चाहिए। तभी दयाशंकर जी बोलते हैं, बस बहू अब और नहीं। तभी रजनीश चिल्लाकर बोलता है, पर पापा शालिनी सही तो बोल रही है, ऐसे आकर किसी की लाइफ डिस्टर्ब नहीं करते। अपनी बेटे की बात सुनकर दयाशंकर जी बोलते हैं, अरे बेटा, हमने तुम्हें इतना पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया, अपनी जिंदगी भर की कमाई तुम लोगों पर कुर्बान कर दी, और तुम और तुम्हारी पत्नी हम लोगों से ऐसे बदतमीजी से पेश आ रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। अरे पिताजी, आप लोगों ने हम लोगों को पढ़ाकर इस काबिल बनाया तो कोई एहसान नहीं किया। हर माता पिता अपने बच्चे के साथ करते हैं, और माता पिता का फर्ज होता है कि वह अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाए। और हाँ पापा, हमने भी तो काबिल बनकर आपका नाम रोशन किया। फिर रजनीश आगे बोलता है, चलिए अब आप लोग आ ही गए हैं तो जाइए अंदर जाकर आराम करिए। आज दयाशंकर जी और कमला जी की आंखों में आंसू थे। अपने बेटे बहू की ऐसी बातें सुनकर वे एकदम दंग थे। वे दोनों लोग जैसे ही गेस्ट रूम में जाने को चलते हैं,
तो शालिनी उनको पीछे से टोकते हुए बोलती है, माँ जी, पापा जी, अब आप लोग उस कमरे में नहीं बल्कि स्टोर रूम में आराम कर लीजिए। वह रूम अभी अभी मैंने अपनी बहन के लिए साफ कराया है। वैसे भी आप लोगों को इतने बड़े रूम की ज़रूरत नहीं है। दोनों लोग चुपचाप स्टोर रूम में पड़ी हुई टूटी चारपाई पर बैठ जाते हैं। वह तो कितने खुश थे कि अचानक उनके बेटे बहू उन्हें देखेंगे तो वह दोनों खुशी से उछल पड़ेंगे। लेकिन यहाँ तो हमें उल्टा ही देखना पड़ रहा है। असल में जब दयाशंकर जी अपनी पत्नी के साथ पहली बार जब घर पर आए थे तो दयाशंकर जी को फंड का पैसा मिला था और तब उनका बेटा रजनीश इसी घर में किराए पर रह रहा था। इसीलिए जब वे पहली बार इस घर में आए थे तो शालिनी ने चिकनी चुपड़ी बातें करके और अपने सास ससुर की सेवा करके ये घर अपने ससुर से खरीदवा लिया। घर खरीद जाने के बाद दयाशंकर जी कुछ समय के लिए तीर्थ यात्रा पर चले गए। लगभग 6-7 महीने बाद वे यहाँ वापस आए। वैसे तो वे अपने दूसरे बेटे रंजीत के पास जाने वाले थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि रजनीश का घर सबसे पहले पड़ता है तो हम लोग यहाँ पर थोड़े दिन रुककर चले जाएंगे। उन लोगों को यहाँ आए 2-3 घंटे का समय बीत चुका था, लेकिन अभी तक उनको किसी ने एक गिलास पानी तक नहीं दिया। चाय नाश्ता तो दूर की बात है। अचानक दरवाजे की बेल बजती है। शालिनी हंसकर दरवाजा खोलती है। अरे रीना, कितना टाइम लगा दिया तुमने आने में। पता है, मैं और तेरे जीजू सुबह से तेरा इंतजार कर रहे थे कि कब मेरी प्यारी बहन और प्यारी साली साहिबा आएंगी। अरे दीदी, कुछ नहीं, थोड़ा सा यहाँ पर काम था इसलिए थोड़ा लेट हो गई। अरे कोई बात नहीं, आजा अंदर और आराम से बैठ। तब तक मैं तेरे लिए चाय नाश्ता लाती हूँ। सभी चाय नाश्ता का आनंद ले रहे थे और हंस हंस कर बातें कर रहे थे। किसी ने भी दयाशंकर जी और कमला जी को खाली चाय तक नहीं दी। कमला जी और दयाशंकर जी एक दूसरे की तरफ बेबसी भरी निगाहों से देखे जा रहे थे। उन्हें तो अपने बेटों पर कितना गुमान था, लेकिन रजनीश ने आज जो उनके साथ ऐसा व्यवहार किया उसे देखकर तो उनको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनका बेटा उनके साथ ऐसा कर सकता है। फिर दयाशंकर जी कमला जी का हाथ पकड़कर खड़े हो जाते हैं और स्टोर रूम से बाहर निकलकर घर से बाहर जाने लगते हैं। उनको बाहर जाता देखकर कोई भी उनसे नहीं पूछता कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं, बल्कि वे लोग तो अपनी ही मौज मस्ती में मस्त थे। आज दयाशंकर जी को अपने बड़े बेटे पर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वे कर भी क्या सकते थे। फिर दयाशंकर जी अपने दूसरे बेटे रंजीत के घर जाते हैं। वह भी पास के शहर में ही रहता था। रंजीत के दरवाजे की बेल बजती है तो रंजीत की पत्नी कामनी दरवाजा खोलती है। वह जैसे ही अपने सास ससुर को देखती है तो अचंभित रह जाती है, लेकिन अपने को थोड़ा सा संयमित करते हुए अपने सास ससुर के पैर छूकर उन्हें अंदर बुला लाती है और उनको चाय नाश्ता कराती है। चाय नाश्ता कराने के बाद वह अपने कमरे में जाकर अपने पति को फ़ोन करके बोलती है, अरे तुम्हारे पापा मम्मी आए हुए हैं, तुमने मुझे नहीं बताया कि वह आने वाले हैं। अपनी पत्नी कामनी की बात सुनकर रंजीत बोलता है, अरे अभी 2 घंटे पहले ही तो फ़ोन आया था कि वे लोग आ रहे हैं। अब तुम ही बताओ, मैं मना थोड़े ना कर देता। ठीक है, अब ऐसा है, आ तो गए हैं बुढ़े बुढ़िया, लेकिन मुझसे ना हो पाएगी इनकी सेवा, समझे। जल्दी से इन दोनों को यहाँ से चलता करो। ठीक है बाबा, अब इतना गुस्सा मत हो। अब आ गए हैं तो हम एकदम तो भगा नहीं देंगे, थोड़ा तो एडजस्ट करना ही होगा। ऐसा सुनकर कामनी गुस्से से फ़ोन काट देती है। इधर ऑफिस से आने के बाद रंजीत भी अपने माता पिता से कुछ अच्छे से बात नहीं करता, बस औपचारिकता ही निभाता है।
दयाशंकर जी और कमला जी का जैसे तैसे एक दिन बीतता है अपने छोटे बेटे के यहाँ। दूसरे दिन कामनी अपनी सासू माँ कमला जी से बोलती है, माँ जी आपका बैठे बैठे यूं टाइम तो पास होगा नहीं, थोड़ा घर का काम ही कर लीजिए। तो कमला जी बोलती हैं, हाँ बेटा क्यों नहीं, बुढ़ापे में भी हाथ पैर चलाना जरूरी है। तुम बताओ मुझे क्या करना है, मैं तुम्हारी सहायता कर दूंगी। अरे माँ आज थोड़ा सा मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, तो आप सिंक में पड़े बर्तनों को धुल कर रख दीजिएगा। साथ ही घर का झाड़ू पोछा भी नहीं हुआ है उसे भी कर देना। ठीक है बेटा तुम परेशान ना हो, मैं कर दूंगी। बेचारी कमला जी जो अभी खुद ही तीर्थ यात्रा करके आई थी और जहाँ उन्हें ही ऊंची ऊंची चढ़ाइयाँ चढ़नी पड़ी थीं, वहाँ उनके पैरों में खुद दर्द हो रहा था, लेकिन उन्होंने अपनी बहू से कुछ ना कहा। वह खुद ही जैसे तैसे बर्तन धुल कर रखती हैं, फिर बाद में झाड़ू पोछा भी करने लगती हैं। इधर कामनी तो बड़े मज़े से अपने फ़ोन पर माँ से बतियाने में लगी थी। वह फ़ोन पर अपनी माँ से बोल रही थी, अरे माँ आपके दिमाग का जवाब नहीं, मैं तो बेकार में इन बुढ़े बुढ़ियों के आने से परेशान हुई जा रही थी। आपने तो बहुत अच्छा दिमाग लगाया। आपके कहने पर मैंने बर्तन वाली और झाड़ू पोछा वाली बाई की छुट्टी कर दी। कम से कम काम वाली बाइयों का पैसा तो बचेगा। इधर जैसे तैसे कमला जी ने पोछा लगाया और अपने कमरे में आराम करने चली गईं और उनकी आंख लग गई। जब दयाशंकर जी ने भी कमला जी को सोते हुए देखा तो वे भी थोड़ा सो गए। जब उनकी आंख खुली तो दोपहर के 3 बज चुके थे। उन्होंने कमला जी को उठाया और बोले, थोड़ी भूख लग रही है, जरा देखो बहू ने खाना बनाया है कि नहीं। तो कमला जी ने बहू को आवाज़ लगाई तो वह कुछ ना बोली। तो कमला जी कमरे से बाहर आए और रसोई घर में जाकर देखा तो खाने के लिए सिर्फ 2 रोटी और थोड़ी सी दाल ही रखी थी। तभी रसोई घर में कामनी भी आ जाती है। तो कमला जी पूछती है, बेटा तेरे पापा जी को और मुझे भूख लगी है, पर यहाँ तो 2 रोटी और थोड़ी सी दाल ही बची है। अपनी सासू माँ की बात सुनकर कामनी बोलती है, अरे माँ जी वह मुझे ज़्यादा खाना बनाने की आदत नहीं है ना, और वैसे भी बुढ़ापे में ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। हम लोगों को ही देख लीजिए, हम लोग तो 2-2 रोटी ही खाते हैं, लेकिन बेटा यहाँ तो सिर्फ 2 रोटी ही हैं। इस पर कामनी बोलती है, तो ठीक है ना माँ जी, एक एक रोटी खा लीजिए। तो कमला जी बोलती हैं, लेकिन बेटा दाल भी तो जरा सी ही है। अरे माँ इतनी महंगाई है कि हम पैसे ऐसे तो बर्बाद नहीं कर सकते ना। और ऐसा बोलकर हंसते हुए अपने कमरे में चली जाती है। इधर कमला जी 2 रोटी और थोड़ी सी दाल लेकर अपने पति के पास आ जाती हैं। उसे देखकर दयाशंकर जी समझ जाते हैं कि यहाँ भी उनके लिए जगह नहीं है। जब उन्होंने अपने रिटायरमेंट के पैसे दोनों बेटों में बराबर बांट दिए थे और उसी पैसे के बल पर रंजीत ने भी यह घर खरीदा था, लेकिन वे लोग अब क्या कर सकते थे। अपनी पूरी जिंदगी भर की कमाई अपने बेटों पर निछावर कर दी। दोनों लोग रोते हुए खाना खा लेते हैं। 2-4 दिन ऐसे ही बीतते हैं। एक दिन की बात है, कमला जी को थोड़ा सा बुखार था, फिर भी कमला जी बर्तन धुल रही थीं। तभी अचानक से कमला जी के हाथ से एक कप छूट जाता है और वह फर्श पर गिरकर टूट जाता है। तभी कप के टूटने की आवाज़ सुनकर उनकी बहू कामनी दौड़कर रसोई घर में आती है और बोलती है, अरे माँ जी आपसे तो एक भी काम अच्छे से नहीं होता है। अब इतना महंगा कप का सेट आपने बिगाड़ दिया। पता नहीं लोगों को हराम की खाने की आदत पड़ जाती है। काम तो इन लोगों से बिल्कुल होता ही नहीं है अच्छे से। तभी बहू को इस तरह अपनी पत्नी पर चिल्लाते हुए देखकर दयाशंकर जी बोलते हैं, बेटा तुम्हारी सास की तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी तुम उनसे काम करवा रही हो, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए।
अरे पापा जी, शर्म तो आप लोगों को आनी चाहिए जो यहाँ आकर आराम फरमा रहे हैं। अरे अभी आपकी उम्र ही कितनी हुई है जो आप इस तरह से निठल्लों की तरह बस आराम फरमाते रहें। और सासू माँ थोड़ा बहुत काम कर लेगी तो घिस नहीं जाएंगी। और फिर कौन सा बहुत ज़्यादा बीमार है, थोड़ा सा बुखार ही तो है। आज दयाशंकर जी अपने बेटे बहुओं का ऐसा रूप देखकर दंग ही थे। उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए क्या क्या नहीं किया, लेकिन आज उनके दोनों ही बेटे उन्हें अपने अपने घरों में रखने को राजी ना थे। उनके पास और कोई दूसरा रास्ता भी ना रहा था कि वह कहीं और जाकर रह सकें, क्योंकि उनको पेंशन भी बहुत ज़्यादा नहीं मिलती थी। मात्र 6,000 रुपये में वे अपना और अपनी पत्नी का गुजारा कैसे करते, क्योंकि उन्होंने अपने दोनों बेटों को घर खरीदवाने में तो सहयोग कर दिया, पर खुद किराए के ही मकान में अपनी ज़िंदगी काटती। उन्होंने सोचा था कि रिटायर होने के बाद वे अपने दोनों बेटों के पास आराम से रहेंगे, लेकिन उनका यह रुख देखकर उनको तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वे करें तो क्या करें। धीरे धीरे समय बीतने लगा। एक दिन की बात है, कामनी ने अपने बर्थडे पर अपनी कुछ सहेलियों को और रंजीत ने भी अपने ऑफिस के कुछ दोस्तों को बुलाया था। घर पर खूब अच्छी पार्टी का इंतजाम किया गया। सब अपनी मौज मस्ती में मस्त थे, लेकिन किसी ने भी दयाशंकर जी और कमला जी को खाने के लिए नहीं पूछा। सारा खाना बाहर से ही मंगाया गया था। घर पर कुछ बना ही नहीं था। सुबह से शाम हो गई, लेकिन अपने माता पिता का खाने का ध्यान किसी को भी नहीं था। जब दयाशंकर जी प्यास से व्याकुल हो गए तो वे अपने कमरे से निकलकर पानी पीने रसोई घर में गए, तो धोखे से उनके हाथ से पानी पीते हुए ग्लास छूट गया और सारा पानी फर्श पर फैल गया। इधर जैसे ही कामनी ने किचन से कुछ गिरने की आवाज़ सुनी तो वह दौड़कर रसोई घर में देखने गई। जब उसने देखा कि सारे फर्श पर पानी ही पानी फैला हुआ है, तो वह उनसे चिल्लाकर बोली, इस बुढ़े ने तो हमारा जीना ही दुश्वार कर रखा है। और उनसे चीख कर बोलती है, क्या आप आँख होते हुए भी अंधे हैं जो किचन को गंदा करके रख दिया है। और फिर आगे बोलती है, पता नहीं कब इनसे हमारा पीछा छूटेगा। तब तक रंजीत भी रसोई घर में आ जाता है और बोलता है, पापा क्या आपसे थोड़ी देर के लिए शांति से अपने कमरे में नहीं बैठा जा सकता? जरूरी है कि पूरे घर में नाचते फिरें। अपने बेटे की यह बात सुनकर दयाशंकर जी बोलते हैं, बेटा सुबह से शाम हो गई, मैंने और तेरी माँ ने कुछ भी नहीं खाया, और जब हमारे कमरे में पानी का जग भी खाली हो गया तो मुझे मजबूरन पानी पीने यहाँ आना पड़ा, लेकिन गलती से मेरे हाथ से गिलास छूट गया और पानी फैल गया। अरे पापा, अगर आप थोड़ी देर पानी ना पीते तो मर नहीं जाते। पता नहीं क्यों हमारी ज़िंदगी खराब करने चले आए। और अपनी पत्नी कामनी से बोलता है, चलो बाहर, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तभी कामनी पीछे पलटकर कहती है, अब खड़े खड़े हमारा मुंह ना ताकते रहिए, चलिए फर्श का पूरा पानी साफ करिए। और पैर पटकते हुए वहाँ से चली जाती है। आज दयाशंकर जी अपने बेटे बहू को जाते हुए देखते रह गए। तभी उनके कानों में बाहर के कमरे से आवाज़ आई, अरे कामनी, किस पर चिल्ला रही थी? तभी कामनी बोलती है, अरे कुछ नहीं, वो हमारा घर का काम करने वाला नौकर है, उसी पर चिल्ला रही थी। तभी उसकी सहेली बोलती है, अरे यार, आजकल तो नौकरों का बड़ा हाल खराब है, काम आम तो करना नहीं है, बस नखरे तो ऐसे दिखाते हैं जैसे इस घर के मालिक वो ही हैं। तभी कामनी बोलती है, अरे छोड़ो बेकार के लोगों की बातें, चलो पार्टी एंजॉय करो। आज बहू द्वारा ऐसे शब्द सुनकर मानो उनके पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। आज तो उनके सीधे आत्मसम्मान पर चोट पहुंची थी।
आज उनकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। उन्होंने चुपचाप फर्श पर पड़ा पानी पोंछा और सीधे अपने कमरे में चले गए और चुपचाप अपने कमरे में बैठ गए। इधर कमला जी के घुटनों में भी काफी दर्द हो रहा था। वह दर्द से कराहे जा रही थीं। आज दयाशंकर जी के मन में बेचैनी ही बेचैनी थी। वे पूरी रात करवटें बदलते रहे। आज उनकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। वे चुपचाप सुबह 7 बजे उठे और अपना और अपनी पत्नी का सामान एक बैग में भरने लगे। कमला जी ने पूछा, आप ये सारे कपड़े क्यों भर रहे हैं? तो दयाशंकर जी बोले, कमला, अब हम इस तरह घुट घुट कर अपमान भरी जिंदगी नहीं जी सकते। हम फिर से अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। लेकिन हम लोग जाएंगे कहाँ? कमला जी पूछती हैं। आपको तो मात्र 6,000 रुपये पेंशन ही मिलते हैं। उसमें भी हम लोगों की दवा में ही आधे पैसे खर्च हो जाते हैं। तब दयाशंकर जी बोलते हैं, अब जो भी है, हम यहाँ एक पल भी नहीं रुकेंगे। और वे अपना सामान लेकर घर से निकलने लगते हैं। उनको जाता देखकर उनके बेटे बहू कुछ भी नहीं बोलते। उनकी बहू जरूर इतना बोली, चलो अच्छा हुआ, देर से ही सही बुढ़े बुढ़ियों को कम से कम अकल तो आई, और हंसकर रसोई घर में चली गई। इधर दयाशंकर जी फिर से उसी जगह चले आते हैं जहां वे नौकरी करते थे। दयाशंकर जी एक सरकारी स्कूल में अध्यापक थे। वे एक बहुत ही अच्छे अध्यापक थे। वहां जाकर उन्होंने एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन के 20-25 साल वहीं पर गुजारे थे, तो वहां के लोगों को वे लोग अच्छे से जानते थे। इसीलिए उनको तुरंत ही कमरा मिल गया। उन्होंने धीरे धीरे छोटे बच्चों को फिर से पढ़ाना शुरू कर दिया और कमला जी ने भी अपने सिलाई के हुनर से लोगों के कपड़े सिलना शुरू कर दिया था। इस तरह से उनका खर्च निकलने लगा। लेकिन वे दिन पर दिन कमज़ोर होते जा रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको अपने दोनों बेटों से यह उम्मीद नहीं थी कि वे उनके साथ ऐसा करेंगे। लेकिन उनको जीना तो था ही। वे बेमन से अपने जीवन को काट रहे थे। एक दिन वे दोनों लोग ऑटो से कहीं जा रहे थे, शायद अपनी बैंक से पेंशन निकालने। लेकिन तभी उस ऑटो का कार से एक्सीडेंट हो जाता है। दयाशंकर जी को तो बहुत ज़्यादा चोट नहीं लगती है, पर कमला जी को गंभीर चोटें आती हैं। डॉक्टर उनका जल्द से जल्द ऑपरेशन करने को बोलते हैं। इसके लिए वे उनको 5 लाख रुपए जमा करने को बोलते हैं, पर दयाशंकर जी के पास तो 50,000 रुपये नहीं थे, तो वे 5 लाख रुपए कहाँ से लाते? उनको तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वे करें तो क्या करें। वह अपनी पत्नी को खोना नहीं चाहते थे, क्योंकि एक वह ही थी जो उनके साथ सुख दुख में सदा साथ निभाती थी। कुछ सोच विचार कर दयाशंकर जी ने अपने बड़े बेटे रजनीश को फ़ोन लगाया। जैसे ही रजनीश फ़ोन उठाता है तो दयाशंकर जी अपने बेटे से बोलते हैं, बेटा, तेरी माँ का और मेरा एक्सीडेंट हो गया है। मुझे ज़्यादा चोट नहीं आई है, पर तेरी माँ को ज़्यादा चोट लगी है। उसकी हालत गंभीर है बेटा। अगर कुछ पैसों की व्यवस्था हो जाए तो तेरी माँ की जान बच जाएगी। दयाशंकर जी जितना बेचारे बोल नहीं रहे थे, उससे ज़्यादा रोए जा रहे थे। तभी उधर से उनका बेटा रजनीश बोलता है, अरे पापा, आप तो जानते ही हैं कि मैं आजकल बहुत व्यस्त रहता हूँ। पापा, मेरा आना तो वहाँ मुश्किल है, क्योंकि पापा, मुझे विदेश में एक बहुत बड़ी कंपनी द्वारा पैकेज मिला है, तो मैं तो उसी की तैयारी में बहुत व्यस्त हूँ। और फिर रजनीश अपने पापा से बोलता है, पापा, आप भी तो यही चाहते थे। यह तो आपका सपना था ना कि मैं विदेश जाकर नौकरी करूं। इसीलिए पापा, हाथ बहुत ज़्यादा तंग चल रहा है मेरा। मेरे पास तो अभी बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। और आगे बोलता है, पापा, आप ऐसा करिए, अभी आप कैसे भी पैसे की व्यवस्था कर लीजिए, मैं बाद में ही दे दूंगा। और ऐसा बोलकर फ़ोन रख देता है।
आज अपने इंजीनियर बेटे की बात सुनकर दयाशंकर जी सन्न थे। फिर कुछ सोच विचार करके अपने दूसरे बेटे रंजीत को फोन किया। पहली बार फोन की घंटी बजती रही पर किसी ने फोन नहीं उठाया। दयाशंकर जी ने हिम्मत करके दूसरी बार फोन मिलाया तो उनके बेटे रंजीत ने फोन उठाया तो पिताजी की आवाज़ सुनकर बोलता है, अरे पिताजी, आपको जो कुछ भी कहना है जरा जल्दी कहिए, हमें अपनी शाली की शादी के लिए निकलना है। तो दयाशंकर जी बोलते हैं, बेटा तेरी माँ और मेरा एक्सीडेंट हो गया है। तेरी माँ की तबीयत गंभीर है। अगर उसका तुरंत ही ऑपरेशन नहीं हुआ तो उनकी जान को खतरा है। तभी रंजीत बोलता है, पर पिताजी मेरे पास तो अभी बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। मैंने आपको तो अभी अभी बताया ही है कि मैं अपनी शाली की शादी में जा रहा हूँ और वह मेरी इकलौती साली है, तो उसकी शादी में हमारा खर्चा ज़्यादा हो गया है। ऐसा करिए पापा, आप बड़े भैया से पैसे ले लीजिए। यह सुनकर दयाशंकर जी बोलते हैं, पर बेटा, अभी दयाशंकर जी पर बेटा ही बोलते हैं तो उनका बेटा रंजीत बोलता है, पर कुछ नहीं पापा, अभी मैं फ़ोन रखता हूँ, नहीं तो मेरी फ़्लाइट छूट जाएगी। ऐसा बोलकर फ़ोन रख देता है। आज अपने बेटों का ऐसा रूप देखकर दयाशंकर जी को तो काटो तो खून नहीं। आज उनको अपनी परवरिश पर गुस्सा आ रहा था। जिनको मैंने अपनी खून पसीने की कमाई से पढ़ाया, जिनकी हर ज़रूरत पूरी की, आज उनकी माँ मौत के मुंह से लड़ रही थी, लेकिन आज उनके पास ना तो अपनी माँ को देखने का टाइम है और ना ही उनके इलाज कराने के लिए पैसे। आज दयाशंकर जी को अपने होनहार औलादों पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उनके गुस्सा करने से क्या फ़ायदा। आज उनके लिए उम्मीद के सभी दरवाजे बंद हो गए थे। वे विचलित मन से धीरे धीरे अपने घर से बाहर निकलकर ऑटो पकड़कर अस्पताल के लिए निकल पड़े। आज वे इतने मजबूर थे कि अपनी पत्नी के लिए वे कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने अपने आप को इतना मजबूर और ठगा हुआ कभी नहीं सोचा। उन्हें अब समझ में नहीं आ रहा था कि वे अपनी पत्नी की जान कैसे बचाएं, क्योंकि रिटायरमेंट का सारा पैसा उनके लड़कों को घर खरीदवाने में खर्च कर दिया। अच्छी शिक्षा और फिर उनकी शादी में भी उन्होंने खूब खर्चा किया। उन्हें तो अपने बेटों पर बहुत ज़्यादा घमंड था कि वह उनकी हमेशा सेवा करेंगे। उनके ये दोनों बेटे उनका अभिमान थे। बड़ा घमंड था उनको अपने बेटों पर। आज उनका घमंड चकनाचूर हो गया। तभी ऑटो अस्पताल के सामने रुकता है। वो जल्दी से अपने पत्नी के कमरे के बाहर पड़ी बेंच पर जाकर बैठकर अपने आप को कोसने लगते हैं कि आज वह अपनी पत्नी के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तभी उनके पास आकर कोई खड़ा हो जाता है। उसकी परछाई देखकर दयाशंकर जी का ध्यान उस व्यक्ति पर जाता है। जैसे ही वह उस व्यक्ति को देखते हैं तो वह चौंक कर खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं, अरे तू नालायक, यहाँ क्या कर रहा है। असल में दयाशंकर जी के 3 बेटे थे। बड़ा बेटा रजनीश एक इंजीनियर था और रंजीत एक बैंक में मैनेजर था। उनका तीसरा और सबसे छोटा बेटा रोहित था। दयाशंकर जी एक स्कूल में शिक्षक थे। उन्होंने अपने बड़े बेटे रजनीश और बीच वाले बेटे रंजीत की शादी बड़े ही धूमधाम से की थी। उनकी पत्नियों को उन्होंने बड़े ही सोच समझकर चुना था। लेकिन दयाशंकर जी का छोटा बेटा रोहित पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान नहीं लगा पाता था। उसने सिर्फ 10वीं कक्षा की पढ़ाई ही की थी और उसने पढ़ाई छोड़ दी थी और घर पर ही रहने लगा था। रोहित अपने माता पिता से हमेशा बोलता था कि मुझे नौकरी नहीं करनी है, मुझे तो अपने माता पिता की सेवा करनी है और सदा अपने माता पिता के पास रहना चाहता हूँ। पर दयाशंकर जी अपने छोटे बेटे से हमेशा नाराज रहते थे और उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। वह अपने बेटे को हमेशा नालायक नालायक कहकर बुलाते थे।
लेकिन उनके दोनों बड़े बेटे अपने पिता के बड़े आज्ञाकारी थे। वे दोनों अपने पिता से कभी भी गलत बात पर बहस नहीं करते थे, लेकिन उनका छोटा बेटा रोहित अपने पिता से गलत बात पर भी बहस कर जाता था। इसीलिए दयाशंकर जी उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। जब दयाशंकर जी रिटायर हुए तो उन्होंने अपने फंड के पैसों से दोनों बेटों को घर खरीदवा दिया, लेकिन उनके गांव में सिर्फ 2 बीघा जमीन थी। जब दयाशंकर जी को लगा कि उनका छोटा बेटा सुधरने वाला नहीं है, तो उन्होंने उस 2 बीघा जमीन को अपने छोटे बेटे रोहित को दे दी और उसे वहां भेज दिया। लेकिन रोहित वहां जाना नहीं चाहता था। वह अपने माता पिता के साथ रहना चाहता था, लेकिन दयाशंकर जी की जिद के आगे उसकी एक न चली और उसे झुकना पड़ा और वह अपने गांव में जाकर, जहां उसकी 2 बीघा जमीन थी, वहां झोपड़ी बनाकर रहने लगा। दयाशंकर जी भी सिर्फ अपने दोनों होनहार और लायक बेटों की ही बढ़ाई किया करते और अपना सीना गर्व से चौड़ा करके घूमते। उन्हें अपने दोनों बेटों पर बड़ा ही गर्व होता, पर वह अपने नालायक बेटे का जिक्र भी ना करते। कमला जी कभी अपने बेटे रोहित की बात करती भी तो वह उनको चिल्लाकर चुप करा देते। वे अपने छोटे बेटे से कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहते थे। अगर कोई पड़ोसी उसका जिक्र करता तो वह उससे बोलते कि हमारा उससे कोई रिश्ता नहीं है। आज वही नालायक बेटा उनके सामने खड़ा था। उसको देखकर दयाशंकर जी चौंक कर बोलते हैं, तू यहाँ पर कैसे? तो रोहित बोलता है, मुझे पड़ोस के अंकल जी ने फ़ोन करके बताया था कि आप लोगों का एक्सीडेंट हो गया है, लेकिन उनके पास तेरा नंबर कैसे? मैंने ही उनको दिया था पापा। मैं आप लोगों का हालचाल पूछता रहता था। आज उन्होंने फ़ोन करके बताया कि आप लोगों का एक्सीडेंट हो गया है, इसीलिए मैं यहाँ भागकर चला आया। उसने अपने पापा के पैर छुए और रोते हुए बोला, पापा आपने अपने इस नालायक बेटे को क्यों नहीं बताया? पर मैंने भी आप लोगों के पीछे खबरी छोड़ रखे हैं। जैसे ही मुझे पता चला आप लोग तकलीफ में हैं, तो मैं भागकर चला आया। दयाशंकर जी के विरोध के बावजूद उसने उनको एक बड़े अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया। अपनी माँ कमला जी का अच्छे से ऑपरेशन कराया और अपनी माँ को खून भी दिया, क्योंकि उसका ब्लड ग्रुप और कमला जी का ब्लड ग्रुप सेम ही था। उसने अपनी माँ की दिन रात बड़े ही मन से सेवा की, उनको किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दी। जब उनकी माँ बिल्कुल ठीक हो गई तो रोहित अचानक से फिर से गायब हो गया। तो दयाशंकर जी फिर से उसके बारे में बुरा सोचने लगे, लेकिन 2-3 दिन के बाद ही फिर से वह वापस आ गया और अस्पताल से छुट्टी कराकर उन लोगों को घर ले गया। दयाशंकर जी ने पूछा कि अस्पताल का कितना खर्च हुआ, तो वह बोला, अरे पापा, इस अस्पताल में मेरा एक दोस्त काम करता था, इसलिए इस अस्पताल में उसने बताया था कि महीने में 1 लोगों का फ्री में इलाज होता है, इसलिए मैंने उससे बात करके माँ का ऑपरेशन फ्री में करा दिया और फिर 2-4 दिन के बाद फिर से अपने गांव वापस चला गया। धीरे धीरे समय बीता। ना जाने क्यों दयाशंकर जी को अपने नालायक बेटे की याद सताने लगी। उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक बार आकर अपने नालायक बेटे को देख आए। इसीलिए एक दिन सुबह सुबह दयाशंकर जी और कमला जी गांव को निकल पड़ते हैं। दोनों लोग अपने गांव के खेत पर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि उन खेतों पर कोई दूसरा काम कर रहा था और पास ही बनी झोपड़ी पर ताला लगा था। तो जो व्यक्ति वहां पर खेतों में काम कर रहा था, तो उन्होंने उसके पास जाकर पूछा कि यहाँ तो उनका बेटा रोहित रहता था और उन खेतों पर तो मेरा बेटा ही काम करता था, तो आप यहाँ पर कैसे? तो वह व्यक्ति बोलता है, यह खेत अब मेरे हैं। तो दयाशंकर जी चौंक कर बोलते हैं, क्या बोल रहे हैं आप? ये तो खेत मैंने अपने बेटे के नाम किए थे
और चौंक कर अपनी पत्नी से बोलते हैं, देखा वह नालायक बेटा तुम्हारा सुधरने वाला नहीं, जरूर खेत बेचकर पैसे उड़ा दिए होंगे। लेकिन तभी वह व्यक्ति बोलता है, अरे नहीं साहब, वो तो बहुत अच्छा लड़का था, भगवान उसके जैसा बेटा तो हर किसी को दे। पता है उसकी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी, शायद उनका भयंकर एक्सीडेंट हो गया था। उसके पास पैसे नहीं थे तो उसने अपने सारे खेत बेच दिए कि उसे अपनी माँ का इलाज किसी भी कीमत पर करवाना है, और वह बेचारा अपनी रोजी रोटी के लिए शहर चला गया। बस यह झोपड़ी ही बेचारे के पास रह गई है। ये रही उसकी चाबी, बोला था चाचा इसकी देख रेख करते रहना। आज तो दयाशंकर जी को अपनी ही सोच पर घिन आ रही थी। वह चाबी लेकर उस झोपड़ी का ताला खोलते हैं तो देखते हैं कि उसने अपने भगवान जी के पास अपने माता पिता की तस्वीर भी रख रखी है। और जैसे ही झोपड़ी में अंदर घुसते हैं तो उन्हें एक मेज पर लिफाफा दिखाई पड़ता है। तो दयाशंकर जी उस लिफाफे को खोलकर देखते हैं, जो कि अस्पताल का बिल था, पूरा का पूरा 6 लाख रुपए का। तब दयाशंकर जी अपनी पत्नी से बोलते हैं, पता है तुम्हारा छोटा बेटा वास्तव में नालायक ही है, लेकिन आज उसको नालायक बोलते हुए उनकी आंखों में आंसू थे। वे धम से पास पड़ी चारपाई पर बैठ जाते हैं। कमला जी की भी आंखों में आंसू बह रहे थे। तभी दयाशंकर जी चिल्लाकर बोलते हैं, कमला तुम्हारा बेटा नालायक के साथ झूठा भी था। अचानक वे चीख कर रोने लगे। तो कहाँ चला गया अपने पापा को छोड़कर? एक बार तो मेरा नालायक बेटा अपने पापा के पास आ जा, फिर कभी अपने से दूर नहीं जाने दूंगा। इधर कमला जी के भी आंसू बहे जा रहे थे अपने नालायक बेटे के लिए। वे लोग दुखी मन से अपने शहर वापस आ जाते हैं। अब तो रह रह कर दयाशंकर जी को अपने नालायक बेटे की याद आने लगी, जिस बेटे को हमेशा वह चिल्लाते और धिक्कारते ही रहते थे और जिसको मिलवाने में उनको शर्म महसूस होती थी और जिसकी शक्ल वे देखना ही नहीं चाहते थे। आज उसी बेटे को मिलने के लिए वे तड़प रहे थे। लगभग 1 महीना ऐसे ही बीत गया। एक दिन अचानक उन्हें अपने नालायक बेटे की एक बात याद आ गई कि उसने उनके पास अपने खबरी छोड़ रखे हैं, और वह बोल भी रहा था। उनके पड़ोसी ने उसे फ़ोन करके एक्सीडेंट की खबर बताई थी। ऐसा सोचकर उनकी आंखों में चमक आ जाती है। वह दौड़कर उस पड़ोसी के पास जाते हैं और उस पड़ोसी से अपने बेटे के बारे में पूछते हैं। तो वह पड़ोसी बोलता है, हाँ हाँ, आपका बेटा हर रोज़ मेरे पास फ़ोन करके आप लोगों की खबर लेता रहता है। बड़े ही भाग्यशाली हैं आप लोग, जो आप लोगों को ऐसा बेटा मिला। नहीं तो आजकल के बेटे तो आप लोग जानते ही हैं कैसे हैं। और ऐसा बोलकर तुरंत ही रोहित को फ़ोन लगा देते हैं और फ़ोन को स्पीकर पर रखते हैं। अरे रोहित, तुम्हारे पापा। अभी वे इतना ही बोल पाए थे कि तभी रोहित बोलता है, अंकल क्या हुआ मेरे पापा को? वे ठीक तो है ना अंकल? अरे बेटा, तुम्हारे पापा ठीक हैं, लेकिन तुम्हारे लिए बहुत परेशान हैं। तभी रोहित बोलता है, नहीं अंकल, मेरे पापा मेरे लिए परेशान नहीं हो सकते। मैंने तो उनको बहुत दुख दिए हैं। आप ऐसे झूठ मत बोलिए। तभी दयाशंकर जी बोलते हैं, अरे नालायक, तू पूरा का पूरा नालायक ही रहेगा। अगर कल तू मेरे पास नहीं आया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझा? और ऐसा बोलते बोलते जोर जोर से रोने लगते हैं। अरे पापा, आप रोइए नहीं। नहीं पापा, रोइए नहीं। तभी दयाशंकर जी बोलते हैं, आजा मेरे बेटे, तेरे पिता को तेरी ज़रूरत है। बस पापा, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, मैं बस कल ही आपके पास आता हूँ, लेकिन आप बिल्कुल भी रोना मत। और ऐसा बोलकर वह फ़ोन काट देता है। दयाशंकर जी अपने पूरे घर को फूलों से सजाते हैं। आज ऐसा लग रहा था मानो उनके घर दिवाली हो।
और जैसे ही ऑटो उनके घर के आगे रुकता है तो रोहित दौड़कर अपने पिताजी और माँ जी के पास आता है और उनके सीने से लग जाता है। लो पापा, आ गया तुम्हारा नालायक बेटा। तभी दयाशंकर जी बोलते हैं, मुझे माफ़ कर दे बेटा, मैंने तेरे साथ इतना बुरा सलूक किया, फिर भी तूने हमारा साथ नहीं छोड़ा। जिन बेटों को हमने अपना सब कुछ माना उन्होंने हमें कहीं का ना छोड़ा। और ऐसा बोलकर दोनों लोग रोने लगते हैं। तभी रोहित बोलता है, अरे पापा अब बस भी करिए, अब आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, मैं आप लोगों की बहुत सेवा करूँगा। वैसे भी मेरा भी मन आप लोगों के बिना नहीं लगता था। आज दयाशंकर जी और कमला जी के जीने की इच्छा फिर से जाग गई थी। उन्होंने अपने बेटे को जी भर के प्यार किया और कुछ दिनों बाद उन्होंने अपने दोनों बेटों को कोर्ट का नोटिस भिजवा दिया, अपने दोनों बेटों को घर खाली करवाने के लिए। जैसे ही कोर्ट का नोटिस उनके दोनों बेटों के पास पहुंचा तो वे दौड़कर अपने पिताजी के पास माफ़ी मांगने आ गए। और बहुएं तो घड़ियाली आंसू बहाकर बोलती हैं, पिताजी माँ जी गलती हो गई है, माफ़ कर दीजिए। गलती तो छोटों से ही होती है, आप अगर ऐसा करेंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे। लेकिन आज उनकी चिकनी चुपड़ी बातों का उन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। दयाशंकर जी ने अपने दोनों बेटों को घर से बाहर निकाल दिया और बोला, कभी भी अपनी शक्ल दिखाने यहाँ मत आना। कुछ महीनों बाद दोनों घरों को बेचकर उन्होंने एक बड़ा सा घर ले लिया और अपने बेटे रोहित के साथ खुशी खुशी रहने लगे। रोहित की उन्होंने एक अच्छी सी लड़की के साथ शादी कर दी। वह लड़की भी बहुत संस्कारी थी और उसके आने से घर का माहौल बहुत ही खुशनुमा बन गया। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आप सभी लोगों को कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बाय।